सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स क्लास 12th के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसके पिछले वीडियो में हमने परावर्तन की व्याख्या को देखा था और बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैंने क्लियर कराया था आपको, ताकि आप उसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपवर्तन की व्याख्या, और यह भी हमारे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि पिछले सत्र में हमारा हुआ था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का जो कि पेपर लिया है और ये हमारा 2022 का ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि देखिए हम आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पूछा भी गया है क्वेश्चन, और देखिए कितने नंबर पूछा गया, तो 5 नंबर का, ठीक है। देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके आधार पर अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। और देखिए हमारे कितने नंबर का, 5 नंबर का है ये वाला हमारा क्वेश्चन। तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से इसको भी समझेंगे। तो हमने परावर्तन को समझ ही लिया था, अब चलिए अपवर्तन को भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अपवर्तन की व्याख्या। तो चलिए बनाते हैं और सीखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक समतल को बना लेना, मतलब समतल पृष्ठ को बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक समतल पृष्ठ बनाएंगे। ये क्या है भाई, तो ये हमारा समतल पृष्ठ। तो अब आपको इसमें अपवर्तन की व्याख्या करना है, तो अपवर्तन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अपवर्तन क्या होता है, तो जब कोई हमारा प्रकाश विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलंब से झुक जाता है या फिर अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपवर्तन की परिभाषा। तो ऐसे ही हमको इसमें करना है। यहाँ पे हम प्रकाश को लाएंगे और यहाँ पे इधर दूर, मतलब दूसरे साइड में इसको लेकर चले जाएंगे, मतलब कि ये हमारा सघन हो जाएगा और ये हमारा विरल हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे आपको यहाँ पे दो जो कि तरंगों को ले जाना है, ठीक है, मतलब प्रकाश तरंग यहाँ पे आपको 2 ऐसे ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक तो यहाँ पे लगा दिया। अब इसे मान लेते हैं, पहले जो पृष्ठ है इसको M1 मान लेते हैं और इधर M' मान लेते हैं। ओके, इतना कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करना है, ऐसे ही हमको इधर भी एक बना लेना है। देखिए ठीक है, ऐसे हमने एक इधर भी बना लिया। अब क्या करना है, तो देखिए इतना आपको खींच लेना है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, चलिए P मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए अब क्या है कि इसकी जो लंबाई है, मतलब ये जो हमारा प्रकाश आया है, ये इतने में ही आने में यहाँ पर जो हमारा समतल पृष्ठ है इस पर आकर के टकरा गया है, और ये वाला जो है हमारे यहीं पे आकर के रुक गया है। मतलब कि दोनों की लंबाई समान ही है, एक प्रकार से आप मानिए तो ये दोनों की लंबाई समान ही है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच गया है और ये यहीं तक आकर के रुक गया है। तो अब देखिए, अब आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि प्रकाश जो हमारा तरंग होता है उसके सामने क्या होता है, तरंगागर का निर्माण होता है। तो एक हम यहाँ पे तरंगागर को बनाएंगे। देखिए तरंगागर को कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। तो तरंगागर क्या होता है, हमेशा इसके सामने ही होता है, आप यह हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए कैसे तरंगागर को बनाना है। देखिए ऐसे आपको इधर एक जो कि लकीर को खींच देना है, ये हमारे क्या है, तरंगागर है। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, क्या है हमारा तरंगागर है। मतलब तो देखिए हमारे क्या है, तरंगागर है। मतलब कि कोई भी प्रकाश तरंग होगी हमारी, उसके सामने क्या होता है, तरंगागर का निर्माण होता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, तरंगागर हमारे क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए करना क्या है, अब इसको आई की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको चलिए थोड़ा सा आई की तरफ बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब इसको जितना हम मतलब कि यहाँ से बढ़ाएंगे ना, देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ तक बढ़ा लिया। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में, और ये अब बात हमेशा याद रखिएगा कि जो तरंगागर होता है इस पर जो हमारे ये किरण है वो हमेशा लंबवत होती है, मतलब कि लंब होती है। ये हमारे क्या होगा, हमेशा 90 पे होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री पे होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इसमें क्या है कि ये भी इधर वाला भी हमारा 90 पे ही होगा। मतलब कि अब देखिए 90 पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सब एकदम 90 पे है। तो अभी इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जितना मतलब ये इसको किरण आई है, इतना ही हमको नाप करके, मतलब यहाँ से एक चाप लगाएंगे, लंगड़ा प्रकार से यहाँ पे ले करके यहाँ पे चाप लगाएंगे, चाप लगा करके और यहाँ पे हम इस प्रकार से खांस देंगे, मतलब कि इधर की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक जो कि अभिलंब बना लेते हैं। देखिए अभिलंब को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एक हम अभिलंब बना लेते हैं, ये हमारा एक अभिलंब है। अब देखिए, तो अब आपको इसमें एक बात याद होगा कि जब भी हमारे प्रकाश तरंग विरल से चलकर सघन में आती है तो हमारे अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो चलिए इसको झुका देते हैं। तो देखिए ऐसे हमारी क्या होगा, झुक जाएगी। और ये आपको उतना ही बनाना है जितना कि आप इसको नाप लीजिएगा, ठीक है, इतना आपको नाप लेना है। जैसे कि चलिए मैं नाप लेता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने इतना इसको नाप लिया,
तो अब इतना नाप करके और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको झुका देना है, झुका करके और यहाँ पे बना देना है। ठीक है, इतना आपको ऐसे बना लेना है। मतलब कि क्या हुआ, अभिलंब की तरफ हमारा झुक गया। अब क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं और यहाँ पे भी हम एक तरंगा मतलब कि अभिलंब को डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने एक अभिलंब को लगा दिया और यहाँ पर अब ये वाला हमारा झुकी है तो ये भी तो झुकेगी, क्योंकि ये हमारा विरल है, हमारा सघन है। तो इसमें इसको भी चलिए झुका देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये भी हमारा झुक गया। तो ये हमारा प्रकाश आई और इधर की ओर थोड़ा सा झुक गई और इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं। चलिए देखिए इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। इसको हमने मिला दिया। अब देखिए अब क्या है इसमें, इसको हम मान लेते हैं, अब ये कोई बिंदु ही होगा तो इस बिंदु को क्या मानते हैं, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं ए, ये जो तरंगागर वाला है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, इसको सी मान लेते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको हमने सी मान लिया। तो देखिए ए बी सी और डी इतना हमने मान लिया। अब क्या है, अब एक बात इसमें और याद रखिएगा कि ये वाले जो हमारे प्रकाश आई हुई है ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इस पर लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब क्या है इसमें कि अब देखिए जो हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण हमारा किससे प्रदर्शित होता है, तो आई से प्रदर्शित होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। ठीक है, ये हमारा आपतन कोण हो गया। अब क्या है, अब देखिए अब ये हमारा चूंकि हमारा 90 डिग्री पे है, भाई 90 डिग्री पे है ना, तो देखिए हमारा 90 डिग्री पे है। तो अभी हमारा इतना आई है तो ये हमारा क्या होगा, 90 माइनस आई। 90 में से आई को घटा देंगे तो हमारा ये इतना वाला जो हमारा कोण है वो हमारा निकल जाएगा। अब क्या है, अब देखिए अब अगर इस कोण को अगर निकालना चाहें तो अब देखिए अभिलंब जो होता है वो हमेशा समतल पृष्ठ पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो अब ये लंबवत होगा तो इतना हमारा 90 माइनस आई है तो ये हमारा इतना क्या होगा, आई होगा केवल। तभी ना 90 माइनस आई में हम जब आई को जोड़ेंगे तो ये हमारा जो कि आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये वाला जो हमारा ये भी हमारा 90 डिग्री पे है, आप देख सकते हैं। अब वैसे ही हमको जैसे इधर हमने किया वैसे इधर ही करेंगे। तो अब देखिए इधर भी हम चले कर लेते हैं। तो अब इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे आई है, मतलब कि ये आपतन कोण है और इधर होगा हमारा परावर्तन कोण। तो ये हमारा परावर्तन कोण किसको जब आर से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को। ठीक है, और इधर भी हमने वैसे ही करना है। तो देखिए हमारा आई हो जाएगा और इधर वाला हमारा आर हो जाएगा। तो इधर हम आई लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखिए इधर हम आर लिख लेंगे। अब इतना हमारा आर है तो अब देखिए ये जो होगा ना 90 डिग्री पे होगा। आपको मतलब कि थोड़ा सा इधर हो गया है लेकिन ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। आप हमेशा याद रखिएगा ये हमारा 90 पे होगा। तो इतना हमारा आर है तो इतना हमारा क्या होगा, 90 माइनस आर। ठीक है, 90 माइनस आर। ओके, अब देखिए अब ये जो हमारा पृष्ठ है इस पर हमारा अभिलंब है तो ये हमारा 90 होगा। तो अब ये 90 माइनस आर है तो इतना हमारे ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा केवल आर। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आर। अब देखिए अब लगभग हमारा फिगर कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अब देखिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा जो तरंग है ये हमारा क्या है, आपतित तरंग है। क्या लिखेंगे, आपतित, आपतित तरंगागर। और ये है जो वाला हमारा तरंग है ये हमारा परावर्तित तरंगागर या फिर अपवर्तित तरंगागर, परावर्तित तरंगागर। ठीक है, आपतित तरंगागर और परावर्तित तरंगागर या फिर इसे आप बोल सकते हैं अपवर्तित तरंगागर। इतना क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें जो हमारे प्रकाश तरंग आई हुई है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी पहुँची है और फिर यहाँ से जो हमारी ये प्रकाश तरंग चल रही है तो इसको ये हमारे अब इसमें कोई चाल भी तो होगा, चाल होगा। मान लीजिए हम इससे मान लेते हैं V1, ये मान लीजिए इसमें हमारी चाल V1 है और इसमें मान लेते हैं V2। अब भाई अब अभी हम ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा जो B और ये हमारा C है, BC के ही बराबर तो हमारा AD है। ये आप ध्यान दे रहे हैं ना, मतलब इसी को हमने नाप करके यहाँ पे इतना जो कि हमने यहाँ पे खींचा है इसको चिन्ह को, मतलब कि ये जो रेखा हमारी खींची गई है इसी के हिसाब से तो खींची गई है, मतलब जो तरंग आई हुई है। तो अब इसमें क्या करना है, तो ये हमारा V2 है और ये हमारा V1 हो जाएगा। तो अब V1 है, अब देखिए अब चाल है तो भी चलेगी तो इसमें कुछ समय भी लगेगा तो समय को भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे T हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा T हो जाएगा।
समय देखिए हमारा दोनों में लगेगा, और यहाँ पे चाल हमारा जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमारा विरल माध्यम में चाल है और ये हमारा सघन माध्यम में चाल है। तो इसमें अब भाई कुछ डिफरेंट तो होगा ही, सघन में हमारा कुछ जो कि कम हो जाएगा और विरल में अधिक हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, इतना आपको सब एकदम क्लियर कर लेना है। अब देखिए अब ये डायग्राम केवल हमारा इतना ही था, आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको इस पर देखिए लिखना क्या है वो आप समझिए। तो अब हमको ले लेना है त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है, ए बी सी में। और एक बात याद होगा कि अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपवर्तन का जो नियम है हमारा सेकेंड नियम, जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम, तो वो आपको याद होना चाहिए, तभी ना हम इसको जो कि सिद्ध करेंगे कि हाँ भाई अपवर्तन की व्याख्या हो रही है। अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आपको स्नेल का नियम पता होना चाहिए। स्नेल का नियम होता क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे में साइन आर और बराबर में होता है हमारा एन, मतलब कि नियतांक। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में हमको साइन आई बटे में साइन आर लेना है। तो अब हमको साइन आई बटे में साइन आर लाना है, तो हमको इसमें लेना क्या पड़ेगा, तो हम इसमें ले लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा के स्थान पे साइन आई लेंगे इसमें, इस वाले ऊपर वाले में। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो हमारा थीटा है, ठीक है, थीटा हमारा यहाँ पे आई है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा के स्थान पे आई लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब देखिए जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और ये हमारा कोण होता है। तो अब जो हमारा लंब है, तो अब हमको पता होगा फार्मूला इसमें। तो देखिए इसमें फार्मूला लग रहा है हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कोण। तो लंब बटे में कोण इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो लंब हमारा यहाँ पे बी आई मतलब V1 और टी है, और अपॉन में कोण हमारा है ये ए और सी, ए सी है हमारा, तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे और इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ओके, अब देखिए अब वैसे हम यहाँ पे सेकेंड वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज, अब इसमें ए डी सी में, ठीक है, अब ए डी सी में जब देखेंगे तो इसमें भी हम साइन थीटा लेंगे, क्योंकि हमको साइन आई बटे में साइन आर करना है। तो अब यहाँ पे साइन, अब आर के स्थान थीटा के स्थान क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लंब है, मतलब कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमारा थीटा यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे हम आर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे भी लंब बटे कोण, और लंब बटे कोण है तो इक्वल टू में V1 IT था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या है V2, मतलब कि यहाँ पे थीटा के सामने भुजा लंब है, तो लंब हमारे क्या है V2, और यहाँ पे T है, V2 T है, अपॉन में यहाँ पे हमारा कोण क्या है, तो अब इसके सामने की भुजा हमारी यही वाली है, तो ये भी हमारा AC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC, इसको मान लेंगे सेकेंड समीकरण। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो यहाँ पे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको इसमें थोड़ी सी व्याख्या भी इसकी कर देनी है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको इसमें कि जो दोनों हमारा यहाँ पे आया हुआ है, दोनों क्या करेंगे, भाग कर देंगे, मतलब कि ABC, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट समीकरण है और जो हमारा सेकेंड समीकरण है, दोनों क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1/2, ठीक है, 1/2 मतलब समीकरण को भाग देंगे। तो अब चलिए भाग दे देते हैं। देखिए भाग में हमारे क्या आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, साइन आर इसको टू लिखेंगे। तो ये वाला हमारा V1 और T है अपॉन में AC, और फिर यहाँ पे V2 T अपॉन में AC। AC से AC हमारे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए AC से AC हमारे कैंसिल हो जाएगा, T से T हमारे कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमारा बचा क्या, वो देखिए, तो फाइनली हमारा बचा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन में V2। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद होगा। फार्मूला क्या होता है कि साइन आई और अपॉन में साइन आर बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। चूँकि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू होता है हमारा n, और यहाँ पे एक और अपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे कि n इक्वल टू होता है हमारा c अपॉन में v। c क्या है भाई हमारे यहाँ पे, तो प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, और ये हमारा जो v होगा ये हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, और जो हमारा n है वो हमारा अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है हमारा, प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। आप दोनों फार्मूलों का नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
तो इसी फार्मूले के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन जो हमारे साइन आर है, ठीक है, साइन आर है। तो अब देखिए साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू हमारा एन है, और यहाँ पे क्या है कि एन इक्वल टू सी अपॉन में बी है। तो अगर हम इसके स्थान पे इसको अगर रख दें, ठीक है, देखिए साइन आई, साइन यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन आई अपन में साइन आर की जगह पे एन लिखेंगे, एन इक्वल टू V1 अपन में V2, ठीक है। तो अब देखिए मतलब कि V1 में प्रकाश की चाल मतलब कि जो हमारा प्रथम में प्रकाश की चाल है, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब V2 है, और ये हमारा जो कि वायु में प्रकाश की चाल है। तो अब ये हमारी ये हो गया। अब देखिए अब इसी के स्थान पे इसमें तुलना कर देंगे, मतलब कि n इक्वल टू इसमें भी है और n इक्वल टू इसमें भी है, तो इससे दोनों की तुलना कर देंगे। देखिए जब तुलना करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, तो अब हमारे इसमें आ जाएगा कि n इक्वल टू V1 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, तो C लिख सकते हैं। अब देखिए C क्या है हमारा कि प्रकाश की चाल है, मतलब कि V1 भी हमारे यही है ना, मतलब कि जो प्रकाश की चाल है वो हमारे यहाँ पे विरल माध्यम में है, और यही जो हमारे V2 चाल है वो हमारा सघन माध्यम है, मतलब V यहाँ पे हमारा माध्यम की चाल है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे। तो देखिए तुलना जब करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा। तो अब देखिए अब इसके अनुसार आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, अब n के स्थान पे तो हमारी यही वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए इस स्टेप को हटा दीजिए आप, ठीक है, इसके स्थान पे आप डायरेक्ट लिखिए इसके स्थान पे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू लिखेंगे 1 और 2। अब देखिए अब इसको आप समझिए कि 1 और 2 का मतलब क्या है। तो 1 और 2 का मतलब यही है कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और ये द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। मतलब कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे थे, ये भी हमारा अपवर्तनांक ही है, मतलब प्रथम माध्यम में और ये द्वितीय माध्यम में। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 2, मतलब कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहीं पे हमारा जो कि स्नेल का नियम हमारे यही कहता है कि साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू एन। इसको हम केवल एन भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम केवल 1 और 2 लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर और इक्वल टू में एन, जो कि हमारा स्नेल का नियम है। और ये कहता क्या है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो नियत होता है, मतलब एन क्या है हमारा नियतांक है, नियत होता है, जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष, देखिए जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस फार्मूले से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अपवर्तनांक है और ये हमारा प्रथम माध्यम में और ये द्वितीय माध्यम में। तो इसके अनुसार हमारे ये स्नेल का नियम है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अब इससे हमारा सिद्ध क्या होता है वो आप देखिए। तो इससे हमारा यही सिद्ध होता है कि तो आपको इसमें यही समझना है कि आपतित तरंगांक, अपवर्तित तरंगांक और ये जो हमारा अभिलंब इस पे डाला गया है, तीनों क्या है एक ही तल पे हैं, जिससे हमारा यह सिद्ध होता है कि यह अपवर्तन का द्वितीय नियम है और इसके अनुसार यह हाइगेंस के सिद्धांत के अपवर्तन के नियम की व्याख्या होती है। तो अब यहीं पे हम इसको लिख देंगे, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपतित तरंगागर और परावर्तित तरंगागर तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और यहाँ पे इससे हमारा अपवर्तन का जो प्रथम नियम है भी लागू होता है, मतलब जो इसमें प्रथम नियम है अपवर्तन का वो भी इस पे लागू होता है कि हमारा आपतित तरंगागर, परावर्तित तरंगागर और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो हमारा सेकंड नियम था कि जो हमारा आपतन कोण की ज्या है और परावर्तन कोण की ज्या है उसका अनुपात हमेशा नियत होता है, ये हमारा सेकंड नियम हो जाएगा। तो ये दोनों उस पर लागू होता है, इसलिए अतः जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या होती है। तो केवल आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इतने से ही आपका जो कि इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर इसमें कहे कि और बढ़िया तरीके से इसको व्याख्या कीजिए, तो आप जो भी मतलब कि जो बनाए हैं डायग्राम, जैसे मैंने आपको इसमें बताया वैसे वैसे आपको लाइन से इसमें थोड़ा सा लिख देना है, जिससे आपको और भी बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब बस आप फिगर को आसान करके समझ जाएंगे। और आपको ये नहीं समझ में आया तो इसे बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार वीडियो के साथ। और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।